हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजिकल डिजास्टर, भू आकृति आपदाएं। इसमें हम तुम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थक्वेक, उसके बाद ज्वालामुखी, उसके बाद लैंडस्लाइडिंग, उसके बाद पढ़ेंगे सुनामी। दोस्तों, आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, भूकंप होता क्या है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है हेजार्ड और दूसरे नंबर पर आती है डिजास्टर। हेजार्ड क्या होता है? आपदा की संभावना होती है, जैसे भूकंप के आने की सूचना, जैसे चक्रवात के आने की सूचना, यह हेजार्ड कहलाता है। वहीं डिजास्टर क्या होता है? तो आपदा की घटना, जैसे चक्रवात का आना, भूकंप का आना। डिजास्टर से किन लोगों को प्रभाव डालता है? जैसे कमजोर वर्ग पर। अब कमजोर वर्ग कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जैसे SC वाले, ST वाले और OBC वाले। वहीं महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और दिव्यांग और ट्रांसजेंडर, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा ही डिजास्टर प्रभाव करता है। दूर दराज में क्षेत्र में रहने वाले, जैसे पर्वतियों पर रहते हैं, मरुस्थलों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और द्वीपों पर रहते हैं, इन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है डिजास्टर का। चक्रवात आने पर ज़्यादा प्रभाव कमजोर या इन वर्गों पर पड़ता है। वहीं अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन गरीबों पर खर्च माना जाता है। मान लो जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, उस पर सरकार का खर्च होता है। ये आर्टिकल में बताया गया है 39 में, समता मूलक वितरण। वहीं आर्टिकल 40 में बताया गया है कि कमजोर वर्गों के हितों में विवरण है। डिजास्टर अब क्या होता है, ये भूगोल का एक मेन टॉपिक है। ये दो तरीके से होता है, जियोमॉर्फोलॉजिकल डिजास्टर या क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर। मतलब कहने का अर्थ, भू आकृति आपदाएं और जलवायु आपदाएं। इसमें हम पढ़ते हैं भूकंप, वहीं ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, आंधी तूफान और झंझावात। ये चीज पढ़ते हैं और उनको एक एक टॉपिक से अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थक्वेक, मतलब भूकंप। अर्थक्वेक को दो भागों में अगर बांटा जाए तो अर्थ और क्यूक। अर्थ होता है पृथ्वी और क्यूक माने क्या होता है? ऑसिलेशन यानी कंपन, यानी कि सडन ऑसिलेशन, एकाएक कंपन। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के कारण भूपटल में होने वाले एकाएक यानी सडन कंपन, ऑसिलेशन को अर्थक्वेक कहा जाता है। अगर ये पूछ ले कि भूकंप की परिभाषा दीजिए, तो कैसे कहेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के कारण भूपटल में होने वाले एकाएक सडन या कंपन को अर्थक्वेक कहते हैं। अब ये कहाँ आता है, आइए बात कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी का सरफेस होता है ऊपर वाला हिस्सा, यह भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी कि एपिसेंटर कहा जाता है। वहीं जहां इसका केंद्र होता है भूकंप का, उसको कहा जाता है फोकस। एपिसेंटर जो होता है वो फोकस के क्या होता है, बिल्कुल एकदम सीधा ही होता है, ऊपर होता है। अब बात कर लेते हैं भूकंप जो है कितनी गहराई तक हो सकते हैं या आ सकते हैं। भूकंप, सबसे पहले बात कर ले कि अर्थ जो क्यों आता है, ये अर्थ क्रस्ट पे ही आता है। अब इसकी गहराई, एपिसेंटर और फोकस की जो दूरी होती है वो 0 से लेकर 700 किलोमीटर तक होती है। ये माना जाता है कि 90% 8 से ले जो सॉरी 0 से लेकर 8 किलोमीटर के बीच में 90% भूकंप यहीं आते हैं। जबकि 8 से लेकर 30 किलोमीटर के दायरे में 8%, जबकि 0 से लेकर 30 किलोमीटर की गहराई में कितने आते हैं? तो ये आते हैं 98% भूकंप। तो ये माना जाता है कि भूकंप की जो घटना होती है भूपटल पर होती है। यदि अगर बात करें कि यदि कोई ऐसी कोई गैस है जो भूकंप आने से पहले ही बता दे, तो वायुमंडल में फ्रेंड्स यदि रेडान की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है।
अब ये एक्रिया गैस होती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन और रेडान। इसमें रेडान सबसे भारी गैस है, इसी से पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। यानी कि क्या वायुमंडल में रेडान की मात्रा अधिक हो जाती है तब पता चल जाता है कि हाँ भूकंप आने वाला है। और ज्वालामुखी, अगर मान लो ज्वालामुखी फटने वाली हो तो किस गैस की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड की आ जाएगी। और अर्थक्वेक में रेडान की। पृथ्वी पर पूरे साल में 8,000 भूकंप आते हैं, जबकि अगर बात करें तो अकेले जापान में आते हैं। यानी कि औसत तौर से यह कहा जाए 3 से 4 भूकंप दिन प्रतिदिन आते हैं। इसलिए जापान को क्या कहा जाता है, भूकंप का देश कहा जाता है। जापान को भूकंप का देश कहते हैं और इंडोनेशिया को क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी का देश। यहाँ ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है इंडोनेशिया के अंदर। आइए बात कर लेते हैं अर्थक्वेक मतलब रे की, तरंगे की। पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के मुक्त होने से भूकंप आता है। अब बॉडी वेव या फिर सरफेस वेव में, बॉडी वेव में कौन कौन सी तरंगे आती हैं, तो आर और एस वेव आती हैं। जबकि सरफेस वेव में लब वेव और रेले वेव। अर्थक्वेक वेव यानी कि अर्थक्वेक जो आता है, ये कौन से पैमाने से नापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से नापते हैं या फिर सिस्मोलॉजी से नापते हैं। उसका अध्ययन किया जाता है भूकंप का सिस्मोलॉजी में। अब बॉडी वेव जो होती हैं वो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती हैं, और जबकि सरफेस वेव से कौन कौन सी होती हैं, तो एल और आर। और पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न कौन कौन सी होती हैं, तो पी और एस। पी को क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। और जबकि एस तरंगे को क्या कहा जाता है, द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। ऊर्जा क्या था, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जबकि तरंगे क्या होती हैं, तो ऊर्जा के विक्षेप को तरंगे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि आवृत्ति, तो 1 सेकंड में होने वाली ऊर्जा विक्षोभ को आवृत्ति कहा जाता है। वेव यानी कि तरंगे, ऊर्जा का व्यवहार है ये 2 तरीके की होती है, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को गैर यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। यांत्रिक तरंगे माध्यम में चलती हैं, जबकि अयांत्रिक तरंगे जो होती हैं ये माध्यम में नहीं चलती। अयांत्रिक तरंगे कौन कौन सी होती हैं, जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये शॉर्ट वेव होती हैं, और लॉन्ग रेडियो वेव होती हैं। शॉर्ट वेव जो चलती हैं वो मोबाइल में चलती हैं, जैसे वाईफाई वगैरह में। यांत्रिक तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और अनुप्रास्थ तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, तो माध्यम में समांतर में चलती हैं। और जबकि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं यह माध्यम में लंबवत अवस्था में चलती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती हैं, तो पी और एल। जबकि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं ये सॉलिड माध्यम में ही चलती है, मतलब ठोस में ही चलती हैं। कौन सी चलती हैं, तो एस वेव्स। इसी से पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस नहीं है। आर वेव क्या होती हैं, तो यह दोनों प्रकार के नेचर की होती हैं, अनुदैर्ध्य भी होती हैं और अनुप्रास्थ भी तरंगे होती हैं। सिस्मिक वेव में यानी कि भूकंपीय तरंगे, पी वेव्स और एस वेव्स, एल और आर वेव्स, ये इनके नाम हैं। पी से क्या बनता है, प्राइमरी वेव। जबकि एस से क्या बनता है, सेकेंडरी वेव। एल से क्या बनता है, लव तरंगे। और आर से क्या बनता है, रेलिस तरंगे। पी तरंगे देखो लॉन्गिट्यूडिनल गैस होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। इनके चलने का माध्यम क्या है, ये है। जबकि एस सेकेंडरी वेव से जो है ये चलती हैं इस तरीके से, और एल वेव चलती हैं इस तरीके से, और जबकि रेले वेव चलती हैं इस तरीके से। अगर इनकी वेव की बात करें, वेलोसिटी की, तो सबसे ज़्यादा पी की, फिर एस की, एल की और फिर आर की। डेंसिटी की बात करें, तीव्रता की, तो पहले पी की, फिर एस की, फिर एल की और फिर आर की।
विनाशकारी की अगर बात करें तो डिज- विनाश और तीव्रता ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। सबसे ज्यादा विनाशकारी जो वेव होती हैं आर और एल होती हैं, और सबसे कम विनाशकारी कौन सी होती हैं तो पी। क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी होती हैं तो आर और एल। जबकि सरफेस वेव्स जो होती हैं वो एल और आर होती हैं। ये जिगजिग मोशन मतलब आड़े तिरछे की तरह से चलती हैं। भूकंप से होने वाले लाभ यानी कि प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। नकारात्मक में जान माल की हानि होती है, आधारभूत संरचना नष्ट हो जाती है, नगर नष्ट हो जाते हैं, आग लगने की संभावना होती है, सुनामी की घटना होती है, भूस्खलन की घटना होती है, और ज्वालामुखी फटने का कारण होता है, और बाढ़ टूटने में पानी आ जाता है। ये इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। और जबकि सकारात्मक की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी होती है, झीलों का निर्माण होता है, नई मिट्टी का निर्माण होता है, खनिजों की जानकारी होती है, वो गर्म जल के स्रोत होते हैं, खड़िया एवं बंदरगाहें बनते हैं, और नई मिट्टी उत्पन्न होती है। भूकंप के प्रकार की बात करें तो भूकंप के 3 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक भूकंप और मानवीय भूकंप 2 होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन के आधार पर देखें तो अब स्थिति के आधार पर महाद्वीपीय भूकंप होते हैं, एक महासागरीय भूकंप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पिच, इसके मतलब गहराई के आधार पर, तो ये होती हैं कम गहराई के आधार पर, मध्यम गहराई के आधार पर, और ज्यादा गहराई के आधार पर। आपका डाटा सामने है। ये ये माना जाता है कि 0 से लेकर 8 किलोमीटर के अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर जो है भूकंप 90% आते हैं। जबकि 8 से 30 किलोमीटर के माध्यम में 8% आते हैं, और 0 से 30 किलोमीटर के अंदर जो आता है वो 98% भूकंप आता है। अधिकतर भूकंप कम गहराई में आते हैं, ये बात रियल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में भूकंप का विवरण देखते हैं। पूरी दुनिया का 1/6 सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा यहाँ होती है कहाँ, प्रशांत महासागर में। इसे रिंग ऑफ द फायर के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक भूकंप यहीं आते हैं, सुनामी यहाँ आती हैं, और ज्वालामुखी भी यहीं है। जबकि उससे कम अटलांटिका महासागर में है, हिंद महासागर में है, और आर्टिक महासागर में है। ठीक। भूकंप का विवरण में अगर बात करें तो परिप्रशांत पेटी, मध्यम महाद्वीपीय पेटी, और मध्य सागरीय पेटी, और अंतराप्लेट पेटी, ये 4 भागों में डिवाइड करते हैं भूकंप के विवरण को। जबकि परिप्रशांत पेटी में 2/3 भूकंप यानी कि अर्थात 66% भूकंप यहीं पे ही आता है। जबकि 30% भूकंप इन तीनों में आते हैं। भारत में जो भूकंप आते हैं ये 2 क्षेत्र से आते हैं। कौन कौन से? मध्य महाद्वीपीय पेटी और अंतराप्लेट पेटी। यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी हिमालय वाला क्षेत्र यानी कि पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र कहलाता है। अंतराप्लेट पेटी से एक तो सबसे पहले 1967 में कोयाना, 1993 में लातूर, और 2001 में भुज जैसे भूकंप आए। इनकी तीव्रता सबसे ज्यादा कहाँ थी? भुज में थी 2001 में, जो 7.7। और जबकि लातूर में 1993 में 6.2 आया, और कोयाना में 1967 में 6.1 रिएक्टर सेल से पाया गया था ये। तो सबसे ज्यादा जो तखड़ा जो भूकंप था यानी कि बहुत विनाशकारी, तो कहाँ था? भुज। देखो मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट कौन सी होती है? जो उत्तरी भाग की होती है, जो हमारा हिमालय क्षेत्र है। जबकि इंट्राप्लेट अर्थक्वेक जो बेल्ट आती है वो आती है यहाँ इस क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में। ये यदि गंगा की लंबाई बतावें तो 2525 किलोमीटर की है, गोदावरी की 1467 की है, और कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर। कोयना नदी भी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यहीं पे आया है। इससे
एक कोयाना बांध बना है, जलाशय प्रेरित भूकंप। अंतरा प्लेट वाला दुनिया का सबसे पहला भूकंप माना जाता है। भूकंप का मापन अगर देखें, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, एक तो रिएक्टर स्केल से नापते हैं और मर्केली स्केल से। रिएक्टर स्केल का जो मापन होता है वो 0 से लेकर 9 होता है, जबकि मर्केनी स्केल जो होता है वो 1 से लेकर 12 के बीच होता है। भूकंप के दौरान उत्पन्न हुई ऊर्जा की मात्रा की मापता है। कितनी क्षमता वाला भूकंप? तो 0 से लेकर 9। जबकि भूकंप की तीव्रता को मापने वाला तीव्रता समानुपात विनाश, कितना विनाश करता है? तो 1 से लेकर 12 की वैल्यू होती है इसकी। भूकंप का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, रीबॉन्ड थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखो, ये होती है महाद्वीपीय प्लेट, एक महासागरीय प्लेट। ये महाद्वीपीय भारी है, जबकि महासागरीय प्लेट ये हल्की है। जब इनमें आपस में टकराई तो भारी वाली प्लेट ऊपर हो गई और हल्की वाली जो प्लेट है वो नीचे को चली गई है। इस तरीके से भी भूकंप आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने यह व्याख्या करी है सरकमपैसिफिक बेल्ट में, मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट में और मिड ओकनेक बेल्ट में। रिबन थ्योरी ने जो दिया है वो कोयाना, लातूर, भुज जैसी भूकंप के बारे में बताया है। बांध क्या होता है? बांध देखो, यह है बांध। जब पृथ्वी के चट्टानों पर एक सीमा से अधिक दबाव डाला जाता है तो चट्टानें रबड़ की भांति टूटने या दबने लगती हैं, बाद में आने वाली वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना चाहती हैं, जिसके कारण भूकंप आता है, जैसे कोयाना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्दी इससे अगला पार्ट यानी कि सुनामी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।